इतिहास क्या है, इतिहास के महत्व क्या है, लोग कहाँ रहते थे। हम लोगों ने सब कुछ बिल्कुल मैप के माध्यम से सीखा कि लोग कहाँ रहते थे। गारो, ठीक है, सुलेमान, किरथर पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी, ये सब कुछ हम लोगों ने जाना और महत्व के बारे में जाना। भारत का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में भी जाना और भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और तारीख का मतलब, ये जो तारीख होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। दिस इज अखिलेश और स्वागत है आप सबका बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा आज का एक क्लास है ये हिस्ट्री का क्लास है और ये कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। आप लोग देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का या फिर टेट का। इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये पूरा जो है एनसीईआरटी का क्लास है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। और आज की इस कक्षा में हम लोग क्या क्या सीखेंगे और जानेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे, इतिहास क्या है ये जानेंगे, इतिहास क्या है और इतिहास के महत्व क्या है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए इतिहास। और इसमें हम लोग सीखेंगे लोग कहाँ रहते थे, यानी जो हमारा जो भारत है इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें लोग कहाँ रहते थे, ठीक। और भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत के हमारे कई नाम हैं जैसे जम्मू द्वीपे, भारत खंडे, ठीक है, आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इनका नाम कैसे पड़ा। और फिर हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं उनका स्रोत क्या क्या है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अभिलेख होते हैं, पांडुलिपियाँ होती हैं, सिक्के होते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं, इन सब की मदद से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। तो और इसमें लास्ट में जानेंगे तारीख का मतलब क्या है, यानी जो हम लोग जो ईस्वी या फिर ईसा पूर्व लिखते हैं या फिर एडी कह सकते हैं या फिर बीसी कहते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई, इनका क्या मतलब है, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। और जब इस क्लास में हम लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इतिहास क्या है। तो मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। देखिए हमारे पृथ्वी पे अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं, लेकिन सबकी जो कहानी होती है, बीते हुए कहानी को हम लोग इतिहास नहीं कहते हैं, सिर्फ मानव के बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मानव धीरे धीरे अपने आप को विकसित करता चला गया। पहले हम लोग इस तरीके से रहा करते थे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से आगे देखिए इस तरीके से मानव जो है इस तरीके से रहने लगा। तो इतिहास हमें बताता है कि मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है कि हमें कब कब कौन सा बदलाव हुआ। अब हम बात करते हैं कि इतिहास के महत्व, यानी इतिहास हम लोगों को जानना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इतिहास हमें बीते हुए राजाओं, साम्राज्यों, समाज के बारे में पता चलता है। समझ में आ रहा है? जैसे जो राजा थे उनका साम्राज्य कैसा था, वो राजा कैसे थे और उस समय का समाज कैसा था, इसके बारे में हमें पता चलता है। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग जो रहते थे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ें इतिहास से हमें पता चलता है। इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है कि उनका व्यवसाय क्या था, उनका पेशा क्या था। आप लोग राजा को देख सकते हैं कि पहले के राजा कैसे रहा करते थे, उनका व्यवसाय क्या था, वो लोग खाने के लिए क्या करते थे, आप लोग ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसी में और महत्व के बारे में। तो इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे इतना बड़ा साम्राज्य कैसे
उन्होंने बनाया, और इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलता है कि क्या उन्होंने गलतियां की कि साम्राज्य नष्ट हो गया, या फिर हम लोगों के परिवार में ही कि हम लोगों के जो पूर्वज थे या हम लोगों की जो पिछली जनरेशन थी, जो हमारे दादा दादी या फिर पापा बाबा के बाबा, वो लोग क्या गलतियां किए कि वो आगे नहीं बढ़ सके और हम लोग पीछे रह गए। तो इन चीज़ों के बारे में भी इतिहास से पता चलता है। तो इतिहास से यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे, यानी उनके खिलौने कैसे हुआ करते थे। आप लोग देख सकते हैं कि उनके खिलौने कैसे हुआ करते थे। ये देखिए खिलौने, पहले के खिलौने। और इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। इतिहास से हम सबक लेते हैं कि एक बेहतर भविष्य बना सके। जैसे आप लोग सोचिए कि जिसे कहते नहीं है कि स्कूल में या फिर घर में कि इसके जो बाबा थे उनका भी बिहेवियर ऐसा ही था, और हम लोग जैसे सोचते हैं कि कहते हैं कि अगर इसी तरह तुम्हारा काम रहा तो आगे जाके आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इसी तरीके से दूसरा कोई कर रहा था। तो इस तरीके से हम सबक लेते हैं कि हम अपना बेहतर भविष्य को बेहतर बना सकें। अब आइए हम बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, जो भारत का हम इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें लोग कहाँ रहते थे। तो वे लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, गंगा और सोन नदियों के किनारे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर रहते थे लोग, और उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर रहते थे, यानी उसके पास में रहते थे। तो आइए इन सब के बारे में हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्योंकि जब हम लोग मैप से देखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आता है। तो चलिए हम लोग मैप देखते हैं, क्योंकि हम जो अब आपको हिस्ट्री समझा रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग ज्योग्राफी के मैप को भी समझते चलेंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी के तट पर। लोग नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये भारत का मैप है, ये पूरा जो मैप है ये भारत का मैप है। आप लोग मैप में देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी के तट पे लोग रहते थे, और गंगा और सोन नदियों के किनारे रहते थे। यह गंगेश लिखा हुआ है, ये गंगा और सोन नदियों के किनारे भी लोग रहते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, ये इंदुस रिवर, यहाँ पे भी लोग रहते थे। अब हम बात करते हैं गारो पहाड़ियाँ। ये देखिए गारो हिल्स दिख रहा है, गारो हिल्स, यहाँ पे भी लोग रहते थे। अब विंध्य पहाड़ियाँ, ये नर्मदा, यहाँ पे विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पे लोग भी रहते थे। और सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ अब पाकिस्तान में पड़ती हैं। ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। अब हम बात करते हैं, इनको हम बारी बारी से विस्तार से समझेंगे कि ये इस तट पे रहते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी के तट पर। तो जो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नजदीक रहते थे। वे लोग शिकार करते थे या फिर कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि खानाबदोश या बंजारे थे। अब देखिए, आप लोग जब भौगोलिक रूप से देखेंगे तो क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे लोग अस्थाई जीवन नहीं व्यतीत करते हैं। वो लोग बस कुछ दिन के लिए वहां रहते हैं और जंगलों से शिकार करते हैं या फिर कंदमूल फल खाते हैं, और वो अस्थाई घर नहीं बनाते, वो खानाबदोश या बंजारे रहते हैं। कुछ दिन वहाँ रहेंगे और खाने पीने की भोजन मिलेगी और फिर वहाँ रहने के बाद चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में समतल जमीन तो होता नहीं है कि वहाँ पे अस्थाई घर बनाएंगे। पहाड़ी इलाकों में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो नर्मदा नदी जो है वो दो पहाड़ों के बीचों से गुजरती है, दोनों तरफ पहाड़ है और उसके इर्द गिर्द में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें ढेर सारे जानवर, फल फूल पाए जाते हैं, जो वहां के लोग उसको खाते पीते हैं। अब हम बात करते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में।
कि वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। 8000 वर्ष पहले रहते थे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास। वे लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। आप लोग समझ सकते हैं कि वो खेती की शुरुआत की थी। अब आप लोग देखिए, ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भारत के मैप में यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये लोगों ने क्या किया था, ये उन लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। आप लोग देख सकते हैं खेती की शुरुआत। भला वो खेती क्यों नहीं करते? सिंधु की महान मैदान, सिंधु की प्लेन, इतना प्लेन और इतनी उपजाऊ जमीन की वहां पे लोग खेती करना स्टार्ट किए। और जब खेती करना स्टार्ट किए तो फिर वहीं वो रहने लगे। और उन लोगों ने जो सबसे पहले जो खेती की वो गेहूं और जौ की खेती करते थे। आप लोग देख सकते हैं गेहूं और जौ की खेती करते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लोग क्या करते थे, इनका व्यवसाय क्या था। तो ये लोग भेड़, बकरी तथा गाय बैलों को पाला करते थे। आप लोग देख सकते हैं भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब ये पाला करते थे। और ये लोग एक अस्थाई जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिक कर रहते थे। अब एक ही स्थान पर टिक कर भला क्यों ना रहें, क्योंकि जब वो खेती करना स्टार्ट कर दिए, आप लोग देखते होंगे जब किसी का खेत होता है तो लोग खेत की निगरानी करते हैं, अगले फसल का इंतजार करते हैं कि फसल कब तक पकेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने फसल लगा ली है तो उसका इंतजार करेंगे, और जब इंतजार करना होगा तो लोग घर बनाएंगे। और इस तरीके से लोग एक स्थान पर टिकने लगे और घर बना के रहने लगे। और इसी समय के आसपास गांवों का निर्माण होने लगा। अब गांव का निर्माण भी कैसे होने लगा? जब लोग एक साथ रहने लगे तो धीरे धीरे गांव और बस्तियां बनने लगी। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लोग रहते थे और ये जानवर पाला करते थे। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं गारो और विंध्य की पहाड़ियां। गारो और विंध्य की पहाड़ियां, तो गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की शुरुआत की। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने धान की शुरुआत की। आप लोग ध्यान देना कि अभी भी हम लोग अगर पूछे कोई आपसे कि सबसे ज्यादा बरसात कहां होता है, तो हम लोग बताते हैं मार्सिन राम। तो वो जो क्षेत्र है वो ये गारो हिल्स में ही आता है। गारो, जयंतिया, गारो, खांसी, ये पहाड़ियां, यहां पे अभी भी बहुत ज्यादा बरसात होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय का जो जलवायु थी, या फिर जो जहां पे अधिक बरसात होती थी उस समय भी हुआ करती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जहां पे अधिक पानी होगी वहीं पे आप लोग जानते होंगे कि धान की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। तो उस समय के जो लोग थे वो भी समझदार थे, या जानते थे कि कहां पे हमें कौन सी फसल उगाना है, तो इसलिए यहां पे लोग धान की फसल उगाते थे। अब हम बात करते हैं विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती की जाती थी या खेती होती थी। जैसे आप लोग देख सकते हैं विंध्य क्षेत्र भारत के मैप में, ये मध्य प्रदेश का जो इलाका है ये विंध्य क्षेत्र। तो इसके उत्तर में, तो उत्तर में, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लोग धान की खेती करते थे। अब हम बात करते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास भी लोग रहते थे। सिंधु नदी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो इंडिया का मैप है, ये इंदुस रिवर देख सकते हैं, इंदुस रिवर। तो इंदुस रिवर, इसके देखिए ये नदियां दिख रही हैं, रावी, सतलज, इन नदियों के पास भी लोग रहते थे। और आप लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता है तो इसी नदी के किनारे बसी थी। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। आप लोग देख सकते हैं ये जो फोटो लगा हुआ, ये सिंधु घाटी की सभ्यता का फोटो है। आप लोग देख सकते हैं वहां की ये जो विशाल स्नानागार है, द ग्रेट बाथ, तो ये वहां की फोटो है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। अब देखिए शहरों का विकास कैसे हुआ। जब हम लोग देखें कि सिंधु नदी के किनारे लोग खेती करना सबसे पहले स्टार्ट किए, और जो खेती किए तो वहां जब गांव बने, गांव से उनकी उपज और बढ़ने लगी, लोग वहाँ खेती करते चले गए। और जब अनाज ज़्यादा होने लगा तो लोगों को बेचना और ख़रीदने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस तरीके से फिर वहाँ शहरों का निर्माण हुआ। तो हम लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शहरों का विकास कब हुआ, तो 4700 वर्ष पहले
विकास हुआ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास। अब हम लोग बात करते हैं गंगा और सोन नदियां। तो गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। आप लोग देख सकते हैं गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ। ठीक है, तो आप लोग जान सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे कितने शहर हैं। ठीक है, उनमें जो सबसे शक्तिशाली शहर था उस समय का, सबसे बड़ा राज्य या फिर सबसे शक्तिशाली राज्य हम लोग कह सकते हैं, तो वो था मगध, जो अभी बिहार में है। वो गंगा नदी के किनारे या फिर उस तट पे था। तो कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी बसे, कुछ शहर सोन जैसे सहायक नदियों के किनारे भी बसे, और कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर भी हुआ। अब समुद्री तट पे कैसे हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि समुद्री तटों पर भी कुछ शहरों का विकास हुआ। तो समुद्री तट पे बसने का एक ही कारण है कि जब लोग एक देश से दूसरे देश पर जब पानी के जहाज से व्यापार करना स्टार्ट किए होंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से समुद्र तटों पर शहरों का विकास हुआ होगा। हम क्यों ना आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देकर समझाएं कि किस तरीके से, इसी तरीके से गुजरात और मुंबई, कोलकाता और गोवा जैसे शहर समुद्र तटों पर उनका विकास हुआ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे देश के कई नाम। हम अपने देश के बारे में जानते हैं कि हमारे देश के कई नाम हैं। तो हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे कि आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। इस तरीके से हमारे देश के कई नाम हैं। और आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख है। आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है और ये इंडिया का पूरा मैप है, आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारा फ्लैग है या फिर हमारा झंडा है। तो आइए बात करते हैं कि हमारे देश का जो नाम इंडिया पड़ा वो कैसे पड़ा। ये हमारा देखिए नेशनल फ्लैग है, हमारा झंडा है। तो हमारे देश का नाम कैसे इंडिया पड़ा? तो ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में आया करते थे। जो ईरान और ग्रीस के जो लोग थे उत्तर पश्चिम इलाके में आया करते थे, और इसीलिए वे सिंधु इंडस नदी के बारे में जानने लगे। ये जो इंडस नदी है इसके बारे में वो लोग जानने लगे। आप लोग देख सकते हैं ये नदी, इंडस नदी, इसके बारे में जानने लगे। ये लोग जब इंडिया में आते थे तो इस नदी को पार करके आते थे, और ये नदी काफी बड़ी है। तो इस नदी का अलौकिक वर्णन करते थे। अपने जब क्षेत्र में जाते थे, अपने देश में जाते थे, तो इंडिया के बारे में बताते थे कि हम उस नदी, महान नदी को पार करके आए हैं, सिंधु नदी। और सिंधु और इसके जो किनारे जो लोग रहते थे उनको सिंधु या फिर हिंदू कहा करते थे, कि वो जो सिंधु है, सिंधु के जो किनारे लोग रहते हैं उनको हिंदू कहते हैं। और वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम इंडिया पड़ा। आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग जो मैप देखते हैं, ऐसे मैप देखते हैं, तो ऊपर की तरफ ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस तरीके से जो इसके जो पूर्व के लोग रहने वाले थे उनको क्या कहा जाता था, जो इलाका था उसको हम लोग इंडिया कहते थे। अब हम लोग बात करते हैं भारत। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? हम लोग ये फिर झंडा देखते हैं कि ये हमारा झंडा है। तो देखिए हमारा जो ये मैप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोग को भारत कहा जाता था। जो ये महाद्वीप है ये उसके उत्तर पश्चिम इलाके में, यानी जो ये इलाका है हमारा, इसके जो इलाके में जो रहते थे इनको भारत कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि एक राजा थे जिनका नाम था भारत। तो यहाँ के जितने भी लोग थे तो लोग कहते थे सब भारत की संतान है, यानी सब ये भारत हैं। तो इस तरीके से इस इलाके या फिर इसीलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। ये पूरा जो इलाका है इसका नाम भारत पड़ा। अब हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतिहास के स्रोत, यानी वो चीजें जिससे हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सबसे जो पहला वो है पांडुलिपि। आप लोग
फोटो देख सकते हैं पांडुलिपि। अभी हम लोग आगे इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि पांडुलिपि क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, सिक्के क्या होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका अभिलेख, ये हो गया अभिलेख, अशोककालीन ये अभिलेख है, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा सिक्के, ये भी इतिहास के स्रोत हैं। और चौथा पुरातत्व स्थल, ये पुरातत्व स्थल हो गया और ये सिक्के हो गए। देखिए यही चार हैं जिनके माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जान पाते हैं या फिर उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में खोजबीन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पांडुलिपि के बारे में। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई किताब को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। जो देख रहे हैं आप लोग, ये हाथ से लिखी हुई किताब। क्यों? क्योंकि छपाई की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को हाथों से लिखा जाता था। जो जितनी किताबें थीं उनको हम लोग हाथों से लिखते थे। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास, रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ये देखिए ये पांडुलिपि हैं, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से कि ये पांडुलिपियां हैं। ये देखिए कई पांडुलिपियां जोड़ दी गई तो एक पुस्तक का निर्माण हो गया, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा और सरल परिभाषा है। कोई पूछे कि पांडुलिपि किसे कहते हैं तो आप लोग कहेंगे हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। बहुत ही सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं अभिलेख। तो अभिलेख क्या होते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कि किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा परिभाषा है। कोई पूछे परिभाषा कि अभिलेख क्या होता है तो हम लोग कहेंगे पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं, ठीक। अब किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो पांडुलिपि होते हैं वो पेड़ के छाल से, भोजपत्र या फिर उनकी जो उससे बनता है तो उसको बैक्टीरिया आसानी से खा सकते हैं, सड़ गल सकता है। लेकिन जो अभिलेख होता है जल्दी सड़ता गलता नहीं है, ठीक। तो ज्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अभिलेख अशोककालीन अभिलेख है, स्तंभ लेख है ये, ठीक। ये पत्थर का जो स्तंभ है उस पे लेख लिखा गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, बारीक से दिख रहा होगा। और ये भी पत्थर पे लेख लिखा गया है। अब आइए हम और देखते हैं इसके बारे में, अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो ऐसी घोषणाओं को अभिलेख पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें। अभी भी आप लोग कहीं मंदिर में जाते होंगे तो देखते होंगे कि पत्थरों पर कुछ ना कुछ चौपाई या फिर कुछ दोहे लिखे रहते हैं कि ताकि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के बारे में लिखा जाता था। यानी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो गांव में सड़कें बनती हैं, जो ग्रामीण सड़कें बनती हैं, उस पर देखना कि आप लोग लिखा रहता है कि माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया है। वो भी पत्थर पे लिखा रहता है। तो वही जो अभिलेख होते हैं उसे पत्थर पे लिख दिया जाता है कि वो जल्दी मिटल ना सके। और ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत, प्राकृत या तमिल में लिखे गए थे। आप लोग देख सकते हैं ये अभिलेख। हम गए थे वैशाली में, तो वैशाली में अशोक स्तंभ है, वहां पे हम घूमने गए थे। ये अशोक स्तंभ, ये काफी ऊंचा अशोक स्तंभ है और एक ही ये पिलर है। देखिए इस पे ऊपर ये शेर बना हुआ है, बाघ की तरीके से बिल्कुल बनाया गया है। और देखिए ये हम हैं, पीछे स्तूप बना हुआ है। और अब हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्के से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्के से हमें पता चलता है कि उस समय, देखिए जो सिक्के हैं, आज भी कोई सिक्का या फिर रुपया कोई आम आदमी नहीं छापता है, या तो कोई शासक छापता है या सरकारें उसको छपवाती हैं। इसी तरीके के उस समय जो राजा हुआ करते थे वो सिक्कों को बनवाते थे, उस मोहर वाले सिक्के बनवाते थे। तो उसमें राजा के नाम लिखे होते थे। जैसे देखिए इस सिक्के में राजा घोड़े पे सवार है, तो इससे ये पता चलता है कि राजा घुड़सवार, बहुत अच्छा घुड़सवार रहा होगा
और उसे घोड़ा बहुत पसंद होगा। जैसे ये समुद्रगुप्त की ये फोटो है, सिक्का है, ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि वो एक अच्छे मतलब वीणा बजाने वाले थे। तो सिक्के से हमें ये पता चलता है, उस समय के साइंस के बारे में पता चलता है कि साइंस कितना आगे रहा होगा, छपाई के जो तरीके हैं कैसा रहा होगा, जो धातु हैं उसकी शुद्धता क्या रही होगी, ये सारी चीज़ें उस समय के बारे में पता चलता है। तो सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसीलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है, यानी जो उस कारीगर उसको बनाते थे उनकी महारत, यानी वो कितने टैलेंटेड थे, किस तरीके के सिक्के बनाते थे, ये भी पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। 600 ईसा पूर्व, आप लोग देख सकते हैं कि सिक्कों की शुरुआत 600 ईसा पूर्व हुई थी, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले सिक्कों की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं पुरातत्व स्थल। वे स्थल पुरातत्व की श्रेणी में आते हैं, जैसे पुरानी चीजें हो जाती हैं, कोई घर है तो वो सब पुरास्थल की श्रेणी में आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं इसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। ठीक, अब भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक, ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुरावशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने, तो वहां पे जो कोई चीजें, पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ कोई आया है और इस चीज़ का यूज किया है, ये चीज़ खाया है, इस चीज़ की पॉलीथीन पड़ी है, तो इस तरीके के दिमाग लगाते हैं। तो जो पुरातत्व स्थल होते हैं, जैसे हमने ये 3 फोटो जो लिए हैं, तीनों अलग अलग जगह की हैं। ये अभी जो हमने फोटो लगाया था वैशाली का, तो ये वहाँ का फोटो है। ये उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती की फोटो है, और ये जो पुरातत्व स्थल है ये सिंधु घाटी की सभ्यता की फोटो है। अब हम बात करते हैं पुरातत्वविद, ये कौन होते हैं। ठीक, पुरातत्वविद, तो पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो पुरानी चीजें होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग पुराने, देखिए हड्डियां दिख रही हैं, ये लोग खोदते हैं, देखते हैं कि वो लोग उस समय किस तरीके के बर्तन का उपयोग करते थे। देखिए इस तरीके से बर्तन की सफाई कर रही है ये जो पुरातत्वविद हैं, ये जो इस तरीके के जो लोग हैं, ये बहुत ही बारीकी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये देखिए खुदाई करके ये सारे सिक्कों का निकाला जा रहा है और अध्ययन किया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो पुरातत्वविद वो होते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कोई पूछे कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो इसकी बहुत ही आसान परिभाषा है, पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। अब हम बात करते हैं तारीख का मतलब। जो तारीख होती है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि हमारा जन्म इतने साल पहले हुआ था, तो इस तरीके से हम लोग तारीख की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, तो आप लोग सुनते होंगे कि 1 दिन बीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 दिन बीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन तारीख को हमें बहुत ही ध्यान में रख के चलना है। अच्छा, अभी अगर कोई कह दे कि इस लड़के का जन्म आज से 100 साल पहले हुआ था, तो कोई मानेगा? तो इसीलिए तारीख जो होता है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। जैसे तारीख की मदद से हमें घटनाओं को एक खास क्रम में रखने में सहूलियत होती है, और इसीलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है। जैसे तारीख का बहुत ही महत्व होता है इतिहास का अध्ययन करते समय। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए बीसी या एडी यानी ईस्वी का इस्तेमाल होता है। बीसी यानी ईसा पूर्व, बीसी यानी ईसा पूर्व, और एडी यानी ईस्वी। आप लोग सुनते होंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी हुआ था, यानी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और जैसे कह सकते हैं कि जो अंग्रेज आए थे तो वो इतने ईस्वी में आए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति इस ईस्वी में हुई थी। तो ईस्वी, तो इसके बीसी और ईस्वी के बारे में आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो बीसी का मतलब होता है ईसा से पहले। ईसा, ईसाई धर्म के जो गॉड हैं उन्हीं को ईसा मसीह,
के जन्म के समय से ही इसको हम लोग मानते हैं। तो देखिए एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईश्वर के साल में, उनके जन्म के बाद के जो समय होते हैं उसको हम लोग एडी कहते हैं, ठीक। और कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कि कॉमन एरा का भी इस्तेमाल होता है, यानी भगवान के समय में, यानी वो जो गॉड थे उनके बाद का जो समय था उसको हम लोग एडी या फिर सी, यानी आप लोग कहीं देखने को मिलता होगा सी लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है कॉमन एरा। और इसी तरह बीसी की जगह बीसी यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो अगर आपको कहीं बीसी और सी या फिर बीसी मिले तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या सीखे हम लोग, इतिहास क्या है, इतिहास के महत्व क्या है, लोग कहाँ रहते थे। हम लोगों ने सब कुछ बिल्कुल मैप के माध्यम से सीखा कि लोग कहाँ रहते थे, गारो, ठीक है, सुलेमान, किरथर पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी, ये सब कुछ हम लोगों ने जाना और महत्व के बारे में जाना। भारत का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में भी जाना, और भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना, और तारीख का मतलब, ये जो तारीख होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आइए अब इस क्लास में हम लोग अपना टेस्ट लेते हैं। जो हम लोगों ने एक क्लास लिया इसका हम लोग टेस्ट लेते हैं कि हम लोगों ने कितना नॉलेज पाया, क्योंकि और इसको हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीखेंगे। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, यानी अभ्यास सफलता की कुंजी है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करना है कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो चलिए हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग ये जो चैप्टर है इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आखेट का अर्थ है, आखेट का अर्थ है, ध्यान से देखिए। जो ऑप्शन ए है शिकार, बी शिकारी, सी कृषक, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, और सी कृषक, डी पुरातत्वविद। तो आखेट का अर्थ क्या होगा? तो आखेट का अर्थ क्या होगा आप लोग बताइए। अभी हम लोगों ने देखा कि आखेट का अर्थ होगा शिकार, इसमें ऑप्शन ये सही होगा। और अगर यही आखेटक हो जाता तो उसका ऑप्शन ये हो जाता। समझ में आ रहा है? अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? अभी हम लोगों ने देखा जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो इंडिया का शब्द किस शब्द से निकला है? ऑप्शन ए है इंडस से, बी भारत से, सी भारत से, एटलस से। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा इंडस से। इंडस से इंडिया शब्द बना है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? तो ऑप्शन है ए पीपल, नीम, बुर्ज, ताड़। इनमें से किस पेड़ की छाल से पांडुलिपियां बनाई जाती थी? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बुर्ज के पेड़ की छाल से पांडुलिपियां बनाई जाती थी। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अतीत में बनी वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अतीत में बनी वस्तुओं को अध्ययन करने वाले, अगर अतीत का अध्ययन करने वाले की बात की जाएगी तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो इसमें क्या है? अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पुरातत्वविद, लेखक, किसान, क्रिश्चियन। तो क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पुरातत्वविद। अभी हम लोगों ने देखा कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोगों ने देखा, जब हम लोग तारीख के बारे में जान रहे थे
तो इसमें ऑप्शन ए है कनिष्क, बी महात्मा बुद्ध, सी कनिंघम और डी ईसा मसीह। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है इतिहासकार, बी पुरातत्वविद, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा इतिहासकार। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहासकार। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा अतीत की वस्तुओं की बात होगी तो इसमें पुरातत्वविद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? अभी हम लोगों ने देखा कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के किनारे रहते थे वो लोग कृषि का शुरुआत किए, वही पहले मानव थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। तो कृषि की शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन देख सकते हैं 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8000 वर्ष पूर्व कृषि की शुरुआत हुई। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि वो किस अनाज का उत्पादन करते थे, किन दो अनाजों का उत्पादन करते थे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं 8000 वर्ष पूर्व, 47 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस क्लास को पूरा जाना और क्वेश्चन आंसर भी किया जो हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आते हैं। हम लोगों ने जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास के महत्व क्या है, लोग कहाँ रहते थे, भारत का नाम कैसे पड़ा और इतिहास के स्रोत, तारीख का मतलब, इन सब के बारे में हम लोग जाना और क्वेश्चन आंसर भी देखा और उसको हमने सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को या फिर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो पहला वीडियो आएगा या फिर पहला क्लास आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।